नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना हुई। जब ये हो रहा था तब भी कई लोगों का सवाल था कि अगर जाति के आधार पर जनगणना हुई तो मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है और भी सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन इसके उलट जो इसके दावेदार थे, जो पक्षधर थे, उन्होंने कहा कि जब तक जाति के आधार पर जनगणना नहीं होगी तब तक अ, ठीक से कानून बना पाना मुमकिन नहीं होगा। हमें ये पता ही होना चाहिए कि हमारे समाज में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। उस आधार पर हम ये तय करेंगे कि कौन सा नियम, कौन सा कानून किस जाति के लिए बनाया जाए, कैसा बनाया जाए। तो ये दो पक्ष थे जिसको लेकर बार बार कोई अपनी तरफ खींच रहा था, कोई अपनी तरफ खींच रहा था। लेकिन इसके उलट जाति के आधार पर जो जनगणना हुई वो कितनी सही है, यही एक सवाल खड़ा होने लगा है। अब हमारे साथ रेशमा जी हैं, वो तो सीधे सीधे यही कह रही हैं कि ये जो जनगणना हुई उसमें पारदर्शिता नहीं है, वो उस तरीके से आईना जितना साफ नहीं है, क्योंकि इसमें जनगणना के लिए सबको सब तक पहुंचा ही नहीं गया। रेशमा जी, तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर मैंने देखा, इन्होंने सीधे ये आरोप लगाया है कि सब तक तो वो पहुंचे ही नहीं। मेरा खुद का जनगणना नहीं हुआ, में से कोई भी में से मेरी जाति नहीं पूछने आया। मेरा तो मूल्यांकन ही नहीं हुआ, मेरे को तो गिना ही नहीं गया। तो वो जनगणना पर ही सवाल उठा रही हैं। रेशमा जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी। और जी आपका एसोसिएशन, आप अपने समाज में एक मिसाल तो बना ही रही हैं कि कैसे हमें हिस्सेदारी लेनी है। इसलिए आप हर मंच पर बड़ी प्रमुखता से सवाल उठाती हैं। लेकिन ये जो जनगणना हुई है उस पर आप नाराज क्यों हैं? आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो जनगणना हुई उसमें आपकी संख्या 825 बताई गई है, बताया गया है कि जो थर्ड जेंडर है उनकी टोटल पॉपुलेशन 825 है, तो आपको ये सही नहीं लग रहा है? नहीं, एक्चुअली में क्या है कि डेटा जो डेटा होता है वो विश्वसनीयता स्थापित करता है। और डेटा हम्म। अगर इस तरीके का आए कि आपको 1 बजे बताया जाता है कि आप 825 हैं और रात को हम्म। 12 बजे बताया बताया जाता है कि आप 82,000 हैं, तो ये ये उस विश्वसनीयता को स्थापित करता है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन इन बिहार, मतलब कि वो उसको समझ सकते हैं। तो हम्म। जब आप इस तरीके की, जब हमने मीडिया में इस बात को उठाना शुरू किया कि हम्म। 825 ट्रांसजेंडर व्यक्ति, तो आपको रात को पटना जंक्शन पे और टोल प्लाजे पे और वो लोग अपना जीवन संघर्ष करते हुए दिख जाएंगे। इसके अलावा बधाई करने वाले जो लोग घरों में रहते हैं, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, तो पटना में ही 3-3,500 लोग आपके आसपास में ऐसे ही दिखते दिखते हैं। उसके बाद अगर आप कहते हो कि इनकी संख्या इतनी है, तो ये तो सिर्फ ट्रांस वुमेन साथियों की मैं बोल रही हूँ। जो ट्रांसमैन साथी हैं, जो अपनी पहचान के साथ संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। जैसे 1,000 में 4 ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जेंडर डाइवर्स होते हैं। तो सोचिए 8 लाख की आबादी है, आप 8 लाख को 825 बोलते हो, और जब दबाव बनती है मीडिया के द्वारा तो सीधे 80,000 बताते हो। तो ये कैसे स्थापित कर पाएगा कि आप डेटा के साथ में जस्टिस कर रहे हैं या कम्युनिटी के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं? ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कम्युनिटी तो वैसे भी बार बार पूछा जाता है हमसे, रेशमा जी थोड़ा बताइए तो आपकी संख्या कितनी है। तो हम्म। संख्या रहेगा तभी तो कोई बात होगा। तो संख्या हम्म। लाने वाली जो मशीनरीज है वो किस तरीके से काम कर रही है, उस पर भी सोचना बहुत ही बड़ा विषय है। क्योंकि अब तो यही हो रहा है कि जिन लोगों ने, अगर डेटा और इस गणना की बात करें, तो जिन लोगों ने कंडोम का उपयोग किया उनकी संख्या कम हो गई, और जिन्होंने कंडोम का उपयोग नहीं किया उनकी संख्या भारी हो गई। मतलब 1931 का जो गणना देखा जाए और अभी की जो गणना के हिसाब से देखा जाए, तो कुछ एक लोगों की कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी वो 6 गुने ज्यादा हो गई, और कुछ एक लोगों की 4 गुने भी नहीं हुई। तो हम्म। इससे समझा जा सकता है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन, कि उनकी क्या स्थितियां हो सकती है, उनकी पहचान के लोगों की क्या स्थितियां हो सकती है। वैसे मैं जातीय पहचान को लेकर के मेरा कभी कोई बहुत पॉजिटिव अप्रोच नहीं रहा है, क्योंकि मैं जो लोग अंबेडकर को पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे
तो उन्होंने बताया कि एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट में उन्होंने कास्ट एनिहिलेशन के लिए आइडियाज बताया था कि वर्गीय सिद्धांत को अपनाने की बात है। तो वर्ग किस तरीके के हो सकते हैं? वो धार्मिक वर्ग हो सकते हैं, जातीय वर्ग हो सकते हैं, या इंसानियत का वर्ग हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर किसको किस तरीके से वंचित किया जा रहा है, कि जब आप डेटा में वंचित कर रहे हैं, आप उनकी पहचान में वंचित कर रहे हैं, उनके जीवन में वंचित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कि अगर आप कहते हैं हम वंचितों के लिए काम करते हैं, हम समाजवादी बात करते हैं, तो ये समाजवाद कैसा है? ये स्थितियां कैसी है कि मतलब हर एक व्यक्ति को अपनी आवाजों को अलग तरीके से बुलंद करना पड़ता है कि प्लीज करेक्ट माय डेटा। तो वही ये डेटा मैं आपसे आज आज इस बातचीत में मैं ये भी समझना चाह रही थी कि जब जाति के आधार पर जनगणना जब उसकी रिपोर्ट जब सार्वजनिक की गई, तो तमाम दिग्गज नेताओं ने ये कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आप तो जीरो से भी 0 पॉइंट कुछ 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 बताकर आपको 825 बताया गया। तो आपको रेशमा जी तब तो और चिंता हुई होगी कि अब हमें अपनी बात रखने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, क्योंकि हमारी संख्या तो 1% भी नहीं है इस जनगणना में जो हुआ, जाति आधारित जनगणना बिहार में। नहीं, ये तो संघर्ष बहुत लंबा है। मतलब महिला साथियों के लिए तो 200 साल लगे, हमें तो लगेगा बहुत समय लगेगा। संघर्ष का जो दौर है वो बहुत ही लंबा है, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा रहेगा, लड़ेगा। अगर हम सिर्फ रोटी की लड़ाई लड़ लें तो वो अलग बात है। संघर्ष जो सिद्धांतों की लड़ाई की बात होती है, तो सैद्धांतिक लड़ाइयां बहुत लंबे अंतराल तक जाती है। जैसे डार्विन का सिद्धांत है, डार्विन के जिंदा रहने तक डार्विन के सिद्धांत को नहीं माना गया। डार्विन के मरने के कितने कितने सालों के बाद माना गया कि डार्विन का प्रिंसिपल इज राइट। तो ये लड़ाई तो लड़ना होता है। अब आपके सामने उसका रिजल्ट अच्छा आता है या आपके बाद में रिजल्ट आता है, क्योंकि ये कोई ब्रेड बटर की लड़ाई नहीं है कि अभी बनाया अभी खा लिया, अभी मजदूरी की अभी पैसे कमा लिया। ये लंबे समय की लड़ाई है। तो इसे तो आवाज उठानी पड़ेगी और भी साथियों को आना पड़ेगा। और हम रहे या न रहे, इतिहास जो लिखा जा रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो ये तो डेटा कलेक्शन 1931 में एक डेटा कलेक्शन हुआ, जिसके आधार पर जिस तरीके से प्रमाणिकता साबित की जा रही है और अभी की स्थितियां जो हैं उसके अनुसार तो कोई तो परिवर्तन आपको कुछ भी मतलब ये जो जनगणना हुई थी उस पर आपको संदेह था कि ये उस तरीके से पारदर्शी नहीं रहा? नहीं। अगर संदेह नहीं रहता तो मुझे हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ता, मुझे सुप्रीम हम्म, कोर्ट नहीं जाना पड़ता। हम ऑलरेडी कह रही हैं कि आप हमारा सर्वे एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छे मेथोडोलॉजी में कीजिए कि हम्म, मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए और प्रॉपर आइडियाज क्या होना चाहिए डेटा कलेक्शन के लिए। जब आप हम्म, ट्रांस व्यक्तियों के बारे में जानते नहीं है कि हु इज द ट्रांसमैन, ट्रांसवुमन, जेंडर क्वेयर, इंटरसेक्स, इन्फेंट और बाईजेंडर, मिसजेंडर, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो एक ही छतरी के नीचे अपनी पहचान की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं। तो हम्म। तो इसे तो समझना होगा। मतलब रेशमा जी आप ऐसा चाहती थी क्या कि मतलब जब हम थर्ड जेंडर की बात करें तो उसमें भी कई कॉलम हो जिसमें ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन और ऐसे जो जो नहीं, वो हम थर्ड जेंडर ऐसा नहीं कोई था? शब्द नहीं जानती है। थर्ड कौन हम्म, थर्ड है? मैं तो थर्ड नहीं हूँ। और मैं कभी फर्स्ट और सेकंड की लड़ाई ही नहीं लड़ी। तो मुझे नहीं पता है कि हु इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आई एम अ ट्रांसजेंडर पर्सन एंड मैं हम्म, एक ऐसी व्यक्ति हूँ जो अपने पहचान के विपरीत जाकर के अपनी पहचान को स्वीकार कर रही है, और वो संघर्ष है। तो आप अगर बधाइयों में उन्हें आना, उन्हें देखना, उन्हें बहुत औचक तरीके से व्यवहार करना, वो सारी चीजें आप अगर देखना पसंद करते हैं, तो इसके अलावा जेंडर डाइवर्स लोगों को भी देखना पसंद कीजिए, उन्हें समझिए। आप सिर्फ मतलब भोजपुरी इलाके में लौंडा, छक्का, मौगा या ऐसे शब्दों का सामना करना होता है, और लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई थोड़ा स्त्री स्त्री व्यवहार में है तो उसे अलग नाम बुलाते हैं, जो कोई पुरुष व्यवहार में है तो वो अलग नाम से बुलाते हैं। तो इसको कैसे आप समझ पाएंगे कि हु इज द ट्रांसजेंडर पर्सन?
और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या किस तरीके से निर्धारित की जाएगी, इसके लिए क्या आपके पास मैकेनिज्म है? तो इसीलिए हम बार-बार इस बातों को उठाती रही, लेकिन संजोग से हाईकोर्ट ने भी हमें ऑर्डर दिया कि आपकी बातें सही है, लेकिन आप फिर सरकार के पास जाइए। तो हमें लगा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के पास में जाना चाहिए कि नहीं भाई, इन्होंने माना तो कि सरकार गलत है, लेकिन वो कह रहे हैं फिर सरकार के पास जाइए। तो हम कह रही हैं कि नहीं, सरकार को ऑर्डर कीजिए कि आपको क्या-क्या करना है। तो अभी देखती है क्या माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आता है, लेकिन अभी हमारी आवाज जारी है और आप लोगों का सहयोग है कि आवाजें पहुंच रही हैं नहीं सरकार की रेशमा तरफ। जी, लेकिन ये बताइए कि रिपोर्ट आने से पहले ही आपको क्यों संदेह होने लगा कि हमारी गिनती ही नहीं हो रही है, हमें उस तरीके से गिना ही नहीं जा रहा है, हमारी हिस्सेदारी ही नहीं नोट की जा रही है? ये तो नहीं रिपोर्ट नहीं, आने के बाद जब आपने आप आप जब जेंडर को कास्ट में डाल दीजिएगा, कहिएगा कि हुँ, महिला जो पहचान है वो एक जाति है, तो महिला हुँ, पहचान क्या जाति है? महिला पहचान तो जाति नहीं ना है, वो तो जेंडर आइडेंटिटी है, लैंगिकता की हुँ, पहचान है। हुँ, तो लैंगिकता की पहचान को लेकर के आपका क्या समझ है, उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हुँ, अगर कोई अपने आप को महिला शरीर रहते हुए भी अपने आप को पुरुष बोल रहे हैं, तो उनके प्रति हुँ, आपकी क्या समझ है? आप कहिएगा ए ये सब मजाक वजाक चल रहा है, या आप सोचिएगा कि अरे ये मर्दमारी औरत है। तो ये सब चीजों को आपको रिमूव करना होगा और आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना होगा, ये सबसे ज्यादा हुँ। जरूरी है। जी। मैं तो सोची थी कि जब जनगणना का कभी रिजल्ट आएगा तो मैं रेशमा जी से पूछूंगी कि जब आपसे कॉलम भरा जा रहा था तो आपसे पूछा गया होगा कि आप किस जाति, किस धर्म, किस मजहब की हैं, तो आपसे क्या काउंसलिंग जब जब पूछा गया होगा तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने सोचा था मैं आपसे ये सवाल करूंगी, लेकिन आप लेकिन कह रही मेरे हैं कि पास मेरे से तो तो आए ही पूछा ही नहीं ना। नहीं गया। हम्म। मेरे पास तो वो लोग आए ही नहीं। वो हम्म। कोई भी सर्वेयर, आई डोंट नो हु हैव द इंफॉर्मेशन एंड एनीवन, कि वो हमसे हमारा आधार कार्ड की कोई जानकारी लिए हो कि हम्म। आप इस जगह की नागरिक हैं और आप अपने पहचान मुझे बताइए और आपकी गणना कीजिए। तो जब मेरे हम्म। जैसे व्यक्तियों को सर्वेयर ने छोड़ दिया है, तो कितने लोगों को हम्म। छोड़ा होगा ये मुझे नहीं पता है। अब ये अच्छा, डेटा कलेक्शन। हाँ। जैसे ये भी हो सकता है कि क्योंकि आप एक जगह नहीं होते हैं, सुबह कहीं और, शाम कहीं और, मतलब एक बंजारा जैसा जीवन होता है। जैसे कि आप नहीं नहीं, अगर मतलब आप ऐसा होता है कि जो हमारे एकदम समाज में गलत पुरुष बात, कमाने एकदम गया, गलत। महिलाएं जो हैं वो, हाँ, नहीं 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 गलत नहीं है। नहीं नहीं, आप अगर इस तरीके की बात अगर करते हैं, अगर 1% भी अगर आप इस तरीके की बात कह करके सरकार के पक्ष में खड़े होने का प्रयास करती हैं, तो निश्चित तौर पे हम्म। मीडिया को समझना चाहिए कि डेटा कलेक्शन है, हम्म। और हम्म। इसमें अगर आप डेटा कह रहे हैं कि 100% कॉन्टेक्टेड डेटा होगा, तो वो कैसे संभव हम्म। होगा? कभी हम्म। नहीं हो सकता है। तो गिनती ही इस नहीं हुई तो फिर उन्हें कैसे पता चला? अच्छा, मैंने देखा कि आप एक जगह बता रही थी कि हम 825 कैसे हो जाएंगे, जब हमारा 2011 की जब जनगणना हुई थी तो हम 42 थे, 40। हमारी संख्या 42, हाँ, हाँ हाँ हाँ। 42,000 से ऊपर थी, और आप बता रहे हैं कि हमारी संख्या अब 800 हो गई। ऐसे कैसे हो गया? नहीं, ये संभव ही नहीं हो सकता है, ये संभव ही नहीं हो सकता है। इसको तो कोई अभी कोई ये जो नहीं कर। अब अभी कितना बताया गया है आप लोगों की संख्या अभी कितनी? तो उन्होंने पहले 825 बताया, अब 82,000 बता रहे हैं। अभी लेकिन सही मैं लग रहा है आपको? मैं कह रही हूं कि 8 लाख लोग हैं, तो जरूर अभी भी कुछ डेटा छूटा हुआ है, जिसको हम्म। करेक्ट करने की आवश्यकता है। और आपत्तियों का निष्पादन करना ही तो सरकारों का काम है। आप हमने हम्म। आपत्ति की है, आप निष्पादित करें। तो आपको क्या लगता है कि आपके बोलने से सुनने वाले लोग सुनेंगे, या कान में कड़वा तेल पड़ा हुआ है, कोई सुनेगा नहीं? नहीं, मैं इसके लिए आपको सरकार कोर्ट को, में ही जाना पड़ेगा। तो कोर्ट में मैं गई हूँ, कोर्ट में मैं गई हूँ। आप गई थी। कल कल सुनवाई भी है, कल हम्म। सुनवाई है। तो रेशमा जी के बोलने से 825 से कम 82 तक हम सब, मतलब आपकी बात यहाँ तक पहुंची कि रातों रात आपकी संख्या जो है इतनी बढ़ गई। तो हो सकता है कि अगर आप ये लड़ाई और लड़ती हैं तो संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है, ऐसा रेशमा जी को लगता है? निश्चित तौर पे करेक्टेड डेटा हमारे सामने होगा और हम लाखों की संख्या में हमारी जो पहचान है वो लोग मौजूद होंगे।
देखिए, आप ऐसे समझिए दोस्तों कि हमने हमने शुरू से ही एक 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 तबके को शुरू से ही छला है। हमने ये कहा कि आप जो है भगवान हैं, लेकिन भगवान कहते हुए हमने उन्हें अब बराबरी का हक कभी नहीं दिया। और अब जब जनगणना हुई, अब जब ये कहा गया कि हम सबके दरवाजे पर जा जाकर सबकी जाति, धर्म, मजहब के आधार पर हम गिन रहे हैं, हम सबको गिन रहे हैं, हम सबका आंकड़ा बना रहे हैं, तब रेशमा जी अकेली थी जो खड़े होकर कह रही थी कि ये जो जनगणना हुई वो पारदर्शी नहीं है, वो सही नहीं है। और उसके बाद रेशमा जी खुद बता रही हैं कि 825 बता रहे थे और अब 80,000 से ऊपर बताने लगे एक रात के अंदर। तो आप ऐसे समझिए कि ये जो जाति के आधार पर जनगणना हुई, ये कितनी सही है, कितनी गलत है, ये आगे आने वाला कल ही बताएगा। रेशमा जी जैसे और भी लोग आएंगे जो जिनको आपत्ति होगी, वो कभी हाई कोर्ट जाएंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपने पक्ष के लिए आवाज उठाते रहेंगे। रेशमा जी, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि लड़ाई इतनी ज्यादा है कि आपके पास समय बहुत कम होगा। आपको अपनी दलील और मजबूत करने के लिए पेपर वर्क भी रेडी करना होगा। कल फिर आपको जाना है अपना पक्ष रखने के लिए। तो ये लड़ाई रेशमा जी बहुत बड़ी है और आपको मुझे लगता है इतना समय देने के लिए भी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते। तो दोस्तों, जाति के आधार पर ये जो जनगणना हुई है उस पर तमाम लोग अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोग इसको सही बता रहे हैं, कुछ लोग इसको गलत बता रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि जाति के आधार पर अगर जनगणना हुई और इस रिपोर्ट को जनता के बीच रखा गया तो ये भेदभाव का बीज बोएगा, ये लोगों के बीच में और एक ऊंची और नीची खाई बढ़ा देगा। लेकिन इसके उलट बहुत सारे लोगों ने इसके पक्ष में भी बहुत सारी दलीलें दी हैं। देखना ये होगा कि ये जो जनगणना जाति के आधार पर बिहार में हुई, इसका क्या रिजल्ट निकलता है और क्या पूरे देश में जाति के आधार पर जनगणना की जाएगी। अब जब जब से जाति आधारित जनगणना बिहार में आई है, तब से लोग कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम जो है वो मुसलमान होना चाहिए, क्योंकि उसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा निकल कर आई है बिहार में मुसलमानों की संख्या जो है वो यादव से अधिक है। तो तेजस्वी यादव क्यों रहेंगे, मुसलमान मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता। इस तरीके की बातें अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं, क्योंकि खुद तेजस्वी यादव जी ने भी कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी जिसकी जिसकी संख्या ज्यादा उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब लोग कह रहे हैं कि अगर हिस्सेदारी के आधार पर अगर बात कही जा रही है कि जनसंख्या के आधार पर अगर नेता को हिस्सेदारी मिलेगी तो मुसलमानों को क्यों ना मिले। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। जब जब से ये रिपोर्ट सामने आई है, तब से रेशमा जी जो है वो लगातार अपनी आवाज को मजबूत कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये तो पूरा फर्जी तरीके से इन्होंने जाति के आधार पर जनगणना की। इन्होंने तो मेरा खुद का रिपोर्ट नहीं लिया, मेरी खुद का इन्होंने गिनती नहीं की, तो पता नहीं किनकी गिनती की किनकी नहीं की, क्योंकि ये खुद बताई थी कि 2011 की जनसंख्या की जनगणना हुई थी, तब 42,000 जनसंख्या थी हमारी पॉपुलेशन 42,000 थी। तो अब 800 कैसे हो गई। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो जनगणना हुई है वो कितनी सही है, कितनी गलत है, आप इसे कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।